नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोगों से संबंधित कुछ एमसीक्यू प्रश्न के बारे में। ये जो एमसीक्यू प्रश्न हैं, ये पिछले लैब असिस्टेंट में जो भी प्रश्न आए हैं उनके आधार पर तैयार किए गए हैं। इसके साथ साथ में इन प्रश्नों की यह विशेषता है कि इन प्रश्नों में आज का जो पैटर्न बदल रहा है, उस बदलते हुए पैटर्न के अनुसार भी बदलाव किए गए हैं, जिससे कि ये प्रश्न आप सबके लिए आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सके। और साथ साथ में जैसे ही आप उस टॉपिक को पढ़ लें तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपकी तैयारी को परखने के लिए आप यहां पर उनको देख सके। तो ये सारे के सारे प्रश्न हैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बाकी आप सबको अगर हमारी ये वीडियो है ये अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू प्रश्नों की। और आज का जो पहला एमसीक्यू प्रश्न है वो आपके सामने है। और पहला प्रश्न यह पूछ रहा है कि स्वास्थ्य का सही अर्थ है। देखो, इसमें शुरुआत यह होती है कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो यह स्वास्थ्य से क्या मतलब है? हम किस चीज को स्वास्थ्य माने? क्या कोई व्यक्ति है जिसको कोई रोग नहीं है तो क्या वो स्वस्थ है, या उसका स्वास्थ्य है वो पूरा सही है? तो स्वास्थ्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति को रोग होना ही शामिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को रोग नहीं है तो वो स्वस्थ है। किसी भी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी भावनात्मक रूप, इन सभी चीजों का जो मिला जुला रूप होता है, और यदि वो इन सब तरीकों से वो स्वस्थ है तो इन सबको एक स्वास्थ्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो स्वास्थ्य के अंतर्गत आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक पहलू क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो उसी का कंप्लीट रूप क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। यह आप सबको पता होना चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है कि स्वास्थ्य का सही अर्थ क्या है? कि अगर मान लो किसी को रोग नहीं है तो उसमें स्वास्थ्य आ गया क्या? कंप्लीट, उसका हेल्थ कंप्लीट आ गई क्या? नहीं। मान लो उसको वैसे तो कोई रोग नहीं है लेकिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं है मान लो, या उसका समाज में व्यवहार ठीक नहीं है, तो इस हिसाब से वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है भाई। केवल शारीरिक तंदुरुस्ती, शरीर से तो सही है, एकदम पहलवान है, लेकिन मानसिक रूप से मंद है, पागल है, पत्थर फेंकता है, अपने आप ही हंसता है, तो इसका मतलब केवल शारीरिक रूप से तंदुरुस्ती भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। इसके अंतर्गत शारीरिक भी आएगा, इसके अंदर मानसिक भी आएगा, इसके अंदर आपका सामाजिक कल्याण भी आएगा। इन सभी का जो मिला जुला रूप होगा वो होगा आपका क्या? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के अंतर्गत आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन सी। बाकी केवल मानसिक स्वास्थ्य, तो केवल मानसिक स्वास्थ्य भी आपका स्वास्थ्य के शब्द को कंप्लीट नहीं करता है। तो पहला जो प्रश्न था वो ये पूछ रहा था कि स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या शामिल है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसके अंतर्गत शारीरिक प्लस मानसिक और प्लस सामाजिक, ये तीनों शामिल होते हैं। तो यह था आपका पहला प्रश्न। अभी हम देखते हैं कि आज का दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न क्या है? देखो, असंक्रामक रोग का उदाहरण है। देखो, रोगों को मुख्य रूप से अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। कुछ रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाते हैं, और ऐसे रोगों को तो कहते हैं संक्रामक रोग। जैसे किसी का जुकाम हो गया, जैसे कि मलेरिया हो गया, जैसे कि हैजा हो गया, जैसे कि टाइफाइड हो गया। ऐसे रोग होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, चाहे से वो किसी भी तरीके से हो। तो ऐसे रोगों को तो बोलते हैं संक्रामक रोग। दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग। कहने का मतलब जो जिस व्यक्ति में है उसी के अंदर रहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते हैं, और ऐसे रोगों को कहते हैं हमें असंक्रामक रोग। तो हमारे सामने कुछ उदाहरण हैं, हमारे सामने कुछ रोगों के क्या हैं? उदाहरण। और इन उदाहरण में हमें असंक्रामक रोग को क्या करना है? पहचानना है कि इनमें से असंक्रामक रोग कौन सा है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं
फैलता है। तो देखो, पहला रोग दे रखा है मलेरिया। आप अनुमान लगाओ कि मलेरिया एक व्यक्ति को हो गया तो दूसरे को नहीं हो सकता। हम बोलते हैं कि मलेरिया का रोग वाहक होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। इसका मतलब एक व्यक्ति को काटा और दूसरे को काट लिया तो वो रोग फैल सकता है कि नहीं फैल सकता। इसका मतलब मलेरिया तो आपका असंक्रामक रोग नहीं है, बल्कि कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। तो ये तो गलत हो गया। एड्स, ये भी कैसा रोग होता है? संक्रामक रोग होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। मधुमेह, मधुमेह के बारे में यदि हम बात करें, डायबिटीज, यदि किसी को शुगर की बीमारी है और यदि आप उसके संपर्क में हो तो भी ऐसा नहीं कि आपको वो शुगर की बीमारी हो जाएगी। शुगर की बीमारी है वो हार्मोन की कमी के कारण से होती है और जिस व्यक्ति को है उसी को रहती है, किसी दूसरे व्यक्ति को वो नहीं फैलती है। तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका मधुमेह है। बाकी टाइफाइड है, टाइफाइड है, टाइफाइड भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। कैसे? दूषित भोजन से और पानी से। तो इस कारण से इन चारों रोगों में से जो असंक्रामक रोग हैं, कौन सा रोग है भाई? असंक्रामक रोग। वो कौन सा आ जाएगा? हमारा मधुमेह है। डायबिटीज होगा वो कैसा रोग है? असंक्रामक रोग है। तो अभी तक दोनों प्रश्न थे और दोनों ही सिंपल प्रश्न थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ही पूरे प्रश्न हैं। बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लेवल को एकदम ठीक प्रकार से पहचानेंगे। पूरे हार्ड भी नहीं है, पूरे आपके एकदम लो लेवल के भी नहीं है। हालांकि यदि आपने पढ़ा है किसी भी चीज को तो फिर तो आपको सभी प्रश्न हैं वो सिंपल लगने वाले हैं। लेकिन यदि कोई पढ़ता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है क्या है और सीधा उठ के वो प्रश्न देख रहा है या एग्जाम देने जा रहा है तो उसको तो फिर वो चीज हार्ड ही लगेगी। तो आपको सिंपल लग रहे हैं, अगर ये प्रश्न आपको सिंपल लग रहे हैं इसका मतलब ये हो रहा है कि आपने उस चीज को आराम से पढ़ा है, आपको वो चीज आती है और आपको उस टॉपिक के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। इसके बाद में देखो भाई, प्रश्न संख्या 3, रोगों का जो जैविक वर्गीकरण हम करते हैं वो किस आधार पर होता है? रोगों का जैविक वर्गीकरण, जैविक वर्गीकरण का मतलब हम अलग अलग कैटेगरी के रोग डिवाइड करते हैं। जैसे हम कुछ रोग ऐसे बोलते हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज। कुछ रोग होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि वायरल हो गया तो वायरल डिजीज। कुछ होते हैं जो फंगस से होते हैं, कुछ होते हैं वो प्रोटोजोआ से होते हैं और कुछ रोग होते हैं वो आपके कृमि से अर्थात हेलमिंथीज से होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं जिनसे ये रोग हो रहे हैं उनके आधार पर इन रोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो इसका आधार क्या है? सूक्ष्म जीव का प्रकार, अर्थात सूक्ष्म जीव का मतलब हो गया रोगजनक अर्थात पैथोजन। तो पैथोजन के आधार पर हम जैविक रूप से अलग अलग कैटेगरी के रोग डिवाइड करते हैं कि जीवाणु जनित रोग हो गए, वायरस जनित रोग हो गए, कवक जनित रोग हो गए, आपके कृमि जनित रोग हो गए, प्रोटोजोआ जनित रोग हो गए। ऐसे अलग अलग रोगों के अंतर्गत डिवाइड किया जाता है। और ऐसा हमने जब रोग पढ़े थे उस समय आपको बताया भी था कि रोग जनक के आधार पर रोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो प्रश्न यही पहुंचा है कि अगर उसका जैविक वर्गीकरण करते हैं रोगों का तो उसका आधार क्या है भाई? आधार है रोगजनक, जिसको रोग हो रहा है वो है। तो लक्षण के आधार पे नहीं, रोगजनक के प्रकार के आधार पर भाई रोगजनक कैसा है। बाकी उपचार की विधि नहीं, शरीर का भाग नहीं। यदि हम रोगों का जैविक वर्गीकरण कर रहे हैं तो वह किस आधार पर होता है? वो होता है आपका रोगजनक के प्रकार के आधार पर, कि वो बैक्टीरिया है, कि वो वायरस है, कि वो फंगस है, कि वो हेलमिंथीज है या फिर वो प्रोटोजोआ है। यह आपको ध्यान रखना है। तो यह भी वैसे तो सिंपल ही प्रश्न था। नेक्स्ट देखो भाई, टाइफाइड की जांच करवानी है, टाइफाइड रोग, और उसके लिए कौन सा परीक्षण सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है?
आपको विशेष तौर पर बताया था कि टाइफाइड के परीक्षण के लिए एक विशेष प्रकार की जांच है जिससे रक्त की जांच होती है, और उस रक्त की जांच का नाम होता है विडाल परीक्षण। कौन सा परीक्षण होता है? विडाल। तो टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? विडाल। तो याद रखना, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। बाकी एलाइजा, पीसीआर, ब्लोटिंग, ये आपके बायोटेक्नोलॉजी के हैं और ये अलग अलग रोगों के लिए काम में लिए जाते हैं। ये मुख्य रूप से आपके स्तर के अनुसार एचआईवी संक्रमण के लिए काम में ली जाती है। कौन सी? एलाइजा। एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसी। तो ये इसके लिए काम में ली जाती है। बाकी विडाल परीक्षण किसके लिए काम में लिया जाता है? टाइफाइड के लिए काम में लिया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो यह था हमारा चौथा प्रश्न। इस चौथे प्रश्न में एकदम सिंपल सी चीज है। यह पूछ रहा है कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है वो काम में लिया जाता है। तो सीधी सी एक सिंपल सी बात है कि टाइफाइड के लिए ब्लड की जांच करने के लिए एक टेस्ट होता है वो काम में लिया जाता है, और उस टेस्ट का नाम होता है विडाल परीक्षण। नेक्स्ट देखो भाई, प्रश्न संख्या 5। एक रोग है जिसका नाम है निमोनिया, और उससे प्रभावित अंग कौन सा है? एकदम सिंपल प्रश्न। इसमें तो किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपसे कोई पूछे कि निमोनिया हो जाता है, किसी बच्चे को हो जाए, जैसे किसी बड़े व्यक्ति को हो जाए या बूढ़े व्यक्ति को हो जाए, अगर निमोनिया हो गया तो क्या होता है? उसमें कफ आता है, खांसी आती है। तो कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित है? कफ कहां पर जमा होता है? आपके फेफड़ों में जमा होता है। इस कारण निमोनिया रोग में सबसे प्रमुख रूप से फेफड़े होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। और ऐसे भी बोला जाता है कि निमोनिया में मुख्य रूप से आपका निचला श्वसन तंत्र होता है, वो क्या होता है? प्रभावित होता है। तो इसके लिए तो ऑप्शन आ जाएगा आपका यकृत थोड़ी वगैरह निमोनिया पे क्या होते हैं? फेफड़े, ना गुर्दा और ना ही आंत। तो प्रभावित अंग मुख्य रूप से कौन सा है निमोनिया के लिए? फेफड़े। नेक्स्ट प्रश्न, एड्स का रोग कारक छोटी क्लासों से याद करते आते हैं। डीएनए वायरस, अब देखो इसमें सीधा नाम नहीं दे रखा है। डीएनए वायरस नहीं, बैक्टीरिया नहीं, आरएनए रेट्रोवायरस। वैसे वायरस होता है एचआईवी वायरस। कौन सा वायरस होता है? एचआईवी वायरस। आपको बताया था कि इसके पास में एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण से इसके अंतर्गत एक विशेषता आती है कि यह आरएनए से क्या बना सकता है? डीएनए। आरएनए से क्या बना सकता है? डीएनए। इसी कारण इस वायरस को हम रेट्रोवायरस कहते हैं। तो ये रेट्रोवायरस है, ये आरएनए वायरस होता है। तो इसके लिए आ जाएगा आपका आरएनए वायरस अर्थात रेट्रोवायरस। नेक्स्ट देखो भाई, प्रश्न संख्या 7। फंगल रोग सामान्यतः बढ़ते हैं। फंगस के कारण होने वाले रोग है वो मुख्य रूप से क्या होते हैं? दाद। मुख्य रूप से क्या होते हैं? दाद या रिंगवर्म। और ये जो रोग होते हैं ये कहां होते हैं? त्वचा पर होते हैं, नाखूनों पर होते हैं, और इसके अलावा बालों में होते हैं। ये रोग किस स्थिति में सबसे ज्यादा बढ़ते हैं? आपको बताया था, ये ऐसी जगह पर बढ़ते हैं जहां पर कोई कोने पाए जाते हैं। इसके अलावा नमी होती है, तापमान होता है, गीले कपड़े पहनते हो, तंग कपड़े पहनते हो, उन जगह पर ये ज्यादा होते हैं। तो देख लो भाई कि फंगल रोग की सामान्यतः कब बढ़ते हैं? सूखी त्वचा पर नहीं, ठंडी और शुष्क जगह पर नहीं, ये गर्म और आर्द्र स्थानों पर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। जहां पर इनको, आर्द्र का मतलब भी नमी होती है, जहां पर इनको नमी मिलेगी वहां पर ये बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ेंगे। बारिश के दिनों में देखना, बारिश के दिनों में स्किन के इंफेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। दाद, खाद, खुजली ये बारिश के समय में ज्यादा होती हैं। क्यों? वातावरण में नमी है, गर्मी होती है, साथ साथ में कपड़े होते हैं वो ठीक प्रकार से सूखते नहीं है। कई बार आप गीले कपड़े पहन लेते हो, तो उसकी वजह से जांघों के आसपास हो गए, अंडर आर्म्स में हो गए, अंगुलियों के पास में हो गए, यहां पर क्या होने लग जाते हैं? यहां पर दाद हो जाते हैं। तो ये आ जाएंगे आपके, प्रकाश में नहीं होती, ये गर्म और आर्द्र स्थानों पर होते हैं।
अमीबोइसिस अर्थात पेचिश का कारक क्या है? कारक मतलब किससे ये रोग होता है? अमीबोइसिस रोग किससे होता है? इसमें तो याद करने की जरूरत नहीं है। अमीबोइसिस है वो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है, और एंटमीबा हिस्टोलाइटिका होता है वो, मेरे को आप बताओ क्या होता है? वो बैक्टीरिया थोड़ी है, वो फंगस थोड़ी है, क्या वो वायरस है, क्या प्रोटोजोआ है, क्या हेलमिंथीज है? कौन सी कैटेगरी में आता है आपका अमीबा या एंटमीबा? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है? तो वो आता है आपके किसमें? प्रोटोजोआ में। हमने प्रोटोजोआ के दो रोग पढ़े थे, एक मलेरिया पढ़ा था और एक अमीबोइसिस पढ़ा था। तो आपका अमीबोइसिस होता है ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है, और ये कैसा रोग होता है? प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। तो इसमें देख लो भाई, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका पहला ही आंसर हो गया इसका। तो अमीबोइसिस का कारक एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि क्या है? एक प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है भाई? प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये तो मलेरिया वाला आ गया। ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया, ये नहीं है। अमीबाइसिस के लिए आपका क्या जाएगा? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, और जो कि क्या है? एक प्रोटोजोआ है। तो ये 8 प्रश्न हो गए हैं। अभी हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 9। अभी हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 9। देखो, अब यहां से थोड़े प्रश्न बड़े दिख रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि एकदम सिंपल सिंपल प्रश्न नहीं है, कुछ प्रश्न आपके एकदम लेवल के हैं, जो कि आपकी आरपीएससी और आरएसएस भी जैसे प्रश्न पूछ रही है उसी के हिसाब के हैं। तो देखो यहां पर प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना। यदि किसी रोग में मुख्य रूप से लिम्फ ग्रंथियां, कहने का मतलब लसिका ग्रंथियां, और लिम्फ नलिकाएं मतलब लसिका वाहिकाएं प्रभावित हैं, तो वह रोग किस समूह से संबंधित है? क्या आप कोई ऐसा रोग याद कर पा रहे हैं जिसके कारण से लसिका ग्रंथियां और लसिका वाहिकाओं में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, ऐसा एक रोग होता है जिसका नाम होता है हाथी पांव रोग, या जिसे बोलते हैं फाइलेरियसिस। उस रोग का रोग कारक जो होता है वो होता है वुचेरिया, और वुचेरिया की 2 स्पीसीज पढ़ी थी हमने, वुचेरिया बेनक्रोप्टाई, वुचेरिया मेलाई। और इसमें आपके हाथ, पैर और जननांग होते हैं, वो मुख्य रूप से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। कौन सी कैटेगरी का रोग है? वुचेरिया बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है, बल्कि क्या है? एक कृमि। क्या है भाई? कृमि, हेलमिंथीज है। तो यह रोग किस कैटेगरी में आएगा? लिम्फ वाला, यह आपके हेलमिंथीज अर्थात कृमि जनित रोग है। कैसा रोग है? कृमि जनित रोग। तो देखो, वायरल नहीं है, बैक्टीरियल नहीं है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग नहीं है, हेलमिंथीज है। कैसा रोग है? हेलमिंथीज से होता है। रोग है उसका नाम होता है फाइलेरियसिस, या जिसे हम बोलते हैं हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग, और जो कि क्या है? एक कृमि जनित रोग है। कृमि का नाम मैंने आपको बता दिया है, कौन सा होता है? वुचेरिया। उसकी 2 स्पीसीज होती हैं, बेनक्रोप्टाई और मेलाई। तो ये रोग हमें पता चल गया है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऐसे प्रश्न तो बहुत आपने, अगर आपने एग्जाम दी हैं और आप सबको पता है, तो ऐसे प्रश्न तो बहुत सारे पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा सही है, या निम्न में से कौन सा गलत है, या सही नहीं है। तो यहां पर तो हमें चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। देखो क्या है, सभी परजीवी रोग, मतलब सभी परजीवियों से होने वाले रोग होते हैं, वो संक्रामक नहीं होते हैं। क्या आप कोई ऐसा रोग याद कर पा रहे हैं जो परजीवी से होता है और वो संक्रामक नहीं है? तो ऐसा तो कोई रोग हम याद नहीं कर पा रहे, तो ये तो गलत है। सभी संक्रामक रोग परजीवी होते हैं,
सभी संक्रामक रोग परजीवी से थोड़ी होते हैं। संक्रामक रोग तो आपके बैक्टीरिया से भी होते हैं, वायरस से भी होते हैं, प्रोटोजोआ से भी होते हैं। और प्रोटोजोआ मतलब परजीवी है, पैरासाइट है। और कृमि भी आपके क्या है, पैरासाइट ही है। तो इसका मतलब ये भी गलत है। सभी परजीवी रोग होते हैं वो कैसे होते हैं, संक्रामक। सभी के सभी परजीवी जो रोग हैं, परजीवी से होने वाले कोई से भी रोग हैं, वो कैसा रोग होता है, संक्रामक रोग होता है। इसका मतलब ये बात है सही है। ये तो गलत हो गई और सी वाली क्या हो गई है, सही। सभी असंक्रामक रोग होते हैं आनुवांशिक होते हैं, नहीं। असंक्रामक रोग आनुवांशिक के अलावा और कौन से, जैसे मधुमेह है, आनुवांशिक नहीं है लेकिन फिर भी कैसा है, असंक्रामक है। बीपी है, आनुवांशिक रोग नहीं है लेकिन फिर भी कैसा है, असंक्रामक है। तो इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा आपका कि सभी परजीवी रोग होते हैं ये संक्रामक होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि परजीवी से होने वाले जो भी रोग होते हैं वो कैसे होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, इन्फेक्टियस डिजीज होती हैं। तो ये अब तक हमने कितने प्रश्न देख लिए भाई, 10। अब तक हमने टोटल 10 प्रश्न देख लिए हैं। कहने का मतलब हम जो आज प्रश्न देखने वाले हैं उनके आधे प्रश्न हम देख चुके हैं। और यह प्रश्न देखकर आपको लग रहा होगा, आपको पता चल ही गया होगा कि यहां पर प्रश्न है वो शुरुआत में कुछ सिंपल जरूर आ रहे थे, लेकिन अब आते आते हैं आपके प्रश्न ऐसे हो गए हैं जो आपके एग्जामों में वास्तव में पूछे जा रहे हैं, जहां पर आपको दिमाग को दौड़ाने की जरूरत पड़ेगी। केवल आपको एक चीज याद करके आप उसके बारे में नहीं बता सकते। नेक्स्ट देखो भाई, अब देखो ये भी ठीक ठाक प्रश्न है। निम्न में से कौन सा संयोजन उसके रोग प्रभावी तंत्र और रोग जनक के प्रकार को सही है। मतलब यहां पर कुछ रोगों के नाम दे रखे हैं, उनके प्रभावित होने वाले तंत्र दे रखे हैं और फिर उसके बाद में रोग कारक दे रखे हैं। देखो कौन कौन सा सही है। अमीबोइसिस एक रोग होता है जिसका नाम होता है अमीबोइसिस। आप खुद अनुमान लगाओ, सबसे पहले आप खुद सोचो अमीबोइसिस कैसा रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्या प्रभावित होती है, बड़ी आंत प्रभावित होती है। आपको याद आ रहा होगा कि इसमें मुख्य रूप से क्या प्रभावित होती है, बड़ी आंत प्रभावित होती है। तो इसमें दे रखा है देखो अमीबोइसिस, क्या यह श्वसन को प्रभावित करता है क्या, बिल्कुल भी नहीं करता। यह तो किसको करता है, पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, आपकी बड़ी आंत को करता है। और क्या यह बैक्टीरिया से होता है, नहीं, ये अमीबोइसिस किससे होता है, प्रोटोजोआ से। मतलब ये तीनों चीजें हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं कर रही हैं, तो ये तो गलत हो गया। फिर देखो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया रोग का रोग कारक कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो कि एक क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है भाई, बैक्टीरिया। देखो इसमें क्या दे रखा है, निमोनिया, निमोनिया से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, सही बात है। निमोनिया में फेफड़े प्रभावित होते हैं, इसका मतलब श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और वो बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया ही तो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसका मतलब ये सही है बात। मलेरिया, मलेरिया का रोग कारक होता है प्लाज्मोडियम, जो कि क्या है, एक आपका प्रोटोजोआ। तो क्या मलेरिया से आपका पाचन तंत्र प्रभावित होता है क्या, नहीं। मलेरिया से मुख्य रूप से आपके यकृत और आरबीसी प्रभावित होती हैं। और दूसरी बात ये फंगस भी नहीं है, तो ये गलत हो गया। फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस का मतलब ये कैसा है, कृमि जनित रोग है। और कौन सा कृमि है, वुचेरिया। कौन सा कृमि है, वुचेरिया। तो फाइलेरियसिस तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को थोड़ी प्रभावित करता है, लसिका तंत्र को प्रभावित करता है, लसिका ग्रंथियों को, लसिका वाहिकाओं को प्रभावित करता है। और दूसरी बात की ये वायरस भी से भी नहीं होता है, ये तो कृमि से होने वाला रोग है। तो इसका मतलब यहां पर ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से ये वाला ऑप्शन सबसे बढ़िया है कि निमोनिया है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और बैक्टीरिया से होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। और आप सबको लग रहा होगा कि प्रश्न है एकदम लेवल के हिसाब से आने लग गए हैं। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 12। देखो पूरा पढ़ना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है। किसी रोग में रोगजनक पहले यकृत को, पहले तो लीवर को प्रभावित कर रहा है, लीवर कोशिकाओं में बढ़ता है, उसके बाद में आरबीसी में अपना प्रवेश करता है और यह संकेत करता है कि किस रोग का प्रकार है। बताओ भाई, अभी तो जस्ट बताया है
कि कौन सा रोग होता है जो यकृत को और आरबीसी को प्रभावित करता है? ऐसा रोग होता है मलेरिया। मलेरिया का रोग कारक कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की स्पीसीज कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। और जो कि क्या होते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं। देखो अब आंसर। क्या ये बैक्टीरियल डिजीज है क्या? नहीं, मलेरिया है। और मलेरिया कैसा रोग है? प्रोटोजोआ वाला। क्या ये वायरल है? नहीं, बल्कि किसके कारण होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ जनित। और कौन सा रोग है? मलेरिया। फंगल रोग भी नहीं है। तो प्रश्न पढ़ने के बाद में मजा आया होगा, आपको लगा होगा कि हां एकदम बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं। यहां पर आपके सीधे सीधे प्रश्न नहीं है, इसमें पूछ रहा है, हमें लक्षण पता होना चाहिए। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि मलेरिया के जो बुखार होती है वो बुखार क्या लगातार आती है क्या? मलेरिया की बुखार लगातार नहीं आती है। मलेरिया में बुखार होती है 24 से 48 घंटे के अंतराल में आती है। वो बुखार कब आती है? जब आरबीसी टूटती है। आरबीसी को तोड़ता कौन है? वो प्लाज्मोडियम होता है, उसके जो मीरोजोइट होते हैं वो तोड़ते हैं। और उससे कौन सा पदार्थ निकलता है? हीमोजोइन नाम का पदार्थ निकलता है। और उस हीमोजोइन के कारण ही व्यक्ति को बुखार आती है। और बुखार भी कपकपी लगकर बुखार आती है। तो ये सारा का सारा मलेरिया का रिवीजन ही करवा दिया आपका। तो नेक्स्ट देखो भाई 13 प्रश्न। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? देखो भाई, निमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा, दाद फंगस के द्वारा, टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा। इसका मतलब निम्न में से प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, दाद अर्थात रिंगवर्म सामान्य दिखाई देता है, कहां दिखाई देता है सामान्य रूप से? सॉरी, दाद में क्या होता है? खांसी और ज्वर, खांसी और बुखार आती है क्या दाद होता है तब? नहीं रे। दस्त और उल्टी लगती है क्या? नहीं। शरीर त्वचा पर गोल गोल चकते होते हैं और वहां पर खुजली चलती है, यह बात तो सही है। और सूजन और दर्द नहीं। तो दाद जब होता है तो चकते बन जाते हैं और वहां पर बहुत तेज क्या चलती है? खुजली चलती है। सीधा साफ लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा रोग जल और भोजन दोनों से फैल सकता है? क्या जल और भोजन वाले रोग याद हैं क्या आपको? एक तो अमीबोइसिस होता है, वो होता है जल और भोजन के द्वारा, दूषित पानी और जल के द्वारा। एक टाइफाइड होता है, वो होता है। एक आपका एस्केरियासिस होता है, वो होता है। तो ये पूछ रहे कौन से रोग पानी और उसके द्वारा, भोजन के द्वारा होते हैं। देख लो इसमें से, मलेरिया ये तो मच्छर के द्वारा होता है, दाद फंगस के द्वारा होता है, फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस मच्छर के द्वारा फैलता है। कौन सा मच्छर होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर, इसका तो सबको पता ही है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। दाद होता है, ये तो फंगस से होता है। कौन कौन से? माइक्रोस्पोरियम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। तो मतलब जल और भोजन के द्वारा यहां पर अमीबोइसिस है। इसकी जगह दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? एस्केरियासिस भी हो सकता है और टाइफाइड हो सकता है। तो यहां के लिए कौन सा आ जाएगा आपका? अमीबोइसिस। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा कथन निमोनिया के बारे में सही है? निमोनिया के बारे में बात बतानी है। आपको क्या क्या पता है भाई निमोनिया का? पहले मैं बता दूं, पहले याद कर लेते हैं, इसका तो बाद में देखेंगे ऑप्शन। निमोनिया बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया का नाम होता है, वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। मुख्य रूप से आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है, कहने का मतलब श्वसन तंत्र को, वो भी निचला श्वसन तंत्र को। फेफड़ों की जो वायु कुपिकाएं होती हैं उनमें पस बढ़ जाती है, अर्थात द्रव भरे जाता है, कफ आता है। इसके साथ साथ में यह बच्चों में और बूढ़ों में ज्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि यह बाकी लोगों में नहीं हो सकता या केवल बच्चों में ही होता है। तो ये सारी बातें तो हमें निमोनिया के बारे में पता है। देखो अब क्या पूछ रहा है कि निमोनिया के बारे में सही है। क्या ये एक फंगस से होने वाला रोग है? नहीं, बैक्टीरिया से होता है। यह मुख्यतः त्वचा को प्रभावित करता है? नहीं। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को। इसमें वायु कोष
अर्थात जो एल्वोलाई होती है उसमें द्रव भर जाता है, सही बात है। फेफड़ों की जो वायु कुपिकाएं होती हैं उनमें एक द्रव पदार्थ भरे जाता है, जिसके कारण से सांस लेने में समस्या आती है। तो यह बात तो बिल्कुल सही है। और यह केवल बच्चों में होता है? केवल बच्चों में नहीं भाई, बुड्ढों में भी होता है। हालांकि बच्चों में और बुड्ढों में ज्यादा होता है, लेकिन केवल बच्चों में हो यह बात हम बिल्कुल ही नहीं मान सकते। निमोनिया बीच के वयस्क लोगों में भी हो सकता है, अगर कोई सेंसिटिव है तो इसके लिए सही बात यह हो जाएगी कि निमोनिया में वायु कोष होती है, उसमें एल्वोलाई होती हैं, उसमें क्या भर जाता है? द्रव भरे जाता है। तो अब तक कितने प्रश्न हो गए हैं? 16 प्रश्न हो गए हैं। कितने हो गए भाई? 16। और टोटल हम 4 प्रश्न और देखने वाले हैं। टोटल 20 प्रश्न हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले। चलो देखो प्रश्न संख्या 17। यदि किसी व्यक्ति में उसको भूख नहीं लग रही है, भाई उसको क्या नहीं लग रही है? भूख। भूख तो लगनी चाहिए, बिना भूख के तो काम कैसे चलेगा? भूख नहीं लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, गलत बात है भाई, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कभी कभी आंत्र में अवरोध भी पाया जाता है, आंतों में अवरोध आ जाता है, मतलब पोटी नहीं लगती है, तो आंतों में अवरोध हो जाता है। तो ऐसा किस रोग में हो सकता है? आप बताओ। ऐसे कोई पेशेंट आया, मान लो आप एक डॉक्टर हो, आपके पास पेशेंट आया, वो बोल रहा है, वो अपनी कंप्लेंट बता रहा है कि मेरे को ना तो भूख लगती है, पेट में दर्द भी होता है और कब्ज की भी समस्या हो रही है। क्या अनुमान लगाओगे? इसका मतलब उस व्यक्ति में एस्केरियोसिस नाम का रोग हो सकता है। क्यों भाई? एस्केरियोसिस नाम का रोग होता है, छोटी आंत को प्रभावित करता है। इसके कारण बहुत ज्यादा जब वो एस्केरिस आंत्र में जमा हो जाते हैं तो अवरोध भी उत्पन्न कर सकते हैं, और अवरोध उत्पन्न करेंगे तो उस समय पेट में दर्द भी हो सकता है। तो ये रोग कौन सा हो सकता है? एस्केरियोसिस। फाइलेरियोसिस नहीं भाई, ये तो लिम्फ नोड में करता है। अमीबोइसिस, अमीबोइसिस में देखो पेट दर्द होता है, भूख की भी समस्या हो सकती है, लेकिन अमीबोइसिस होता है उसमें दस्त लगते हैं, अतिसार होता है। यहां पर यह बोल रहा है कि अवरुद्ध हो गया है, इस आधार पर यह कौन सा रोग आ जाएगा? एस्केरियोसिस। बाकी मलेरिया नहीं। प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन सा सही क्रम है? यहां पर कुछ चीजें दे रखी हैं और उनके आधार पर हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा सही चीज है। देखो, दाद बैक्टीरिया से होता है क्या? त्वचा। यह बात तो मान ली त्वचा पर होते हैं दाद, लेकिन बैक्टीरिया से नहीं, किससे होते हैं? फंगस से। तो यह गलत बात है। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। रक्त को प्रभावित करता है, सही बात है भाई। आरबीसी को प्रभावित करता है कि नहीं करता? अभी बताया था, आरबीसी टूटती है, हीमोजोइन नाम का पदार्थ निकलता है, उसी से बुखार आती है, ठंड लगती है। टाइफाइड वायरस से नहीं होता है, गलत बात। फाइलेरियोसिस फंगस से नहीं होता है, गलत बात। सही बात यही है कि मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ से होता है और किसको प्रभावित करता है? रक्त को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ में यकृत को अर्थात लीवर को भी प्रभावित करता है। तो ये हो गए हैं टोटल कितने प्रश्न? 18 है प्रश्न। अभी हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 19। अभी तक हमने 18 प्रश्न देख लिए हैं और ये प्रश्न हैं सारे के सारे आपके सिलेबस के अनुसार हैं। आपके सिलेबस के अंतर्गत बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, इसके अलावा आपकी हेलमिंथीज प्रोटोजोआ से होने वाली, और इसके अलावा आपकी किससे? फंगस से होने वाली डिजीज के बारे में बता रखा है। और हमने जो ये बताया है ये एनसीईआरटी के अनुसार बताया है। देखो प्रश्न संख्या 19। निम्न में से कौन सा वाहक अर्थात वेक्टर बिना भी फैल सकता है? ऐसा कौन सा रोग है जो बिना किसी वाहक के, मतलब कोई भी सजीव उसका वाहक नहीं होता? जैसे मलेरिया होता है, उसका होता है मच्छर। जैसे फाइलेरियोसिस होता है, उसका भी क्या होता है? मच्छर। तो ये यहां पर कुछ रोग दिए हुए हैं, वो कैसे? देखो मलेरिया का तो वाहक होता है, तो ये गलत बात। फाइलेरिया का भी वाहक होता है। अमीबोइसिस और डेंगू, डेंगू का भी मच्छर होता है,
एडीज मच्छर, देखो इसका तो एडीज मच्छर होता है, इसका क्यूलेक्स मच्छर होता है, इसका मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। अमीबोइसिस है, यह दूषित जल और पानी से फैलता है, किसी वाहक की जरूरत नहीं है। बाकी इन तीनों में किस वाहक की जरूरत होती है? मच्छर की। तीनों अलग अलग हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर और आपका एडीज मच्छर। लास्ट प्रश्न है कि एचआईवी संक्रमण में रोगी की मृत्यु का मुख्य कारण होता है। एचआईवी संक्रमण के कारण से क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र एकदम क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, और जिसके कारण से वह व्यक्ति होता है वो सामान्य बीमारियों से भी नहीं लड़ पाता है, और जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, जुकाम बुखार, वो बहुत ज्यादा गहरा रूप लेती हैं। तो इसमें आ जाएगा सीधे वायरस द्वारा कोशिकाओं का नाश नहीं, रक्त की कमी नहीं, तंत्रिका तंत्र को नष्ट नहीं करता है। ये अवसरवादी संक्रमण, मतलब जो छोटे छोटे संक्रमण होते हैं वो बहुत ज्यादा फैले जाते हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति में अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रतिरक्षा कमजोर होती है वहां पर अपना प्रभाव दिखाने लगे जाते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी, अवसरवादी संक्रमण होते हैं उसी के कारण से मृत्यु हो जाती है। तो ये हो गए टोटल कितने प्रश्न? 20 प्रश्न, और ये आज के लिए कंप्लीट हो गया है। आपने यहां तक क्लास देखी, उसके लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। और उसके साथ साथ में यदि आप यहां तक आ गए हैं, आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।